हेलो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में भूगोल विषय को प्रारंभ किया था और पहली कक्षा में जाना था कि भूगोल का प्रारंभ कैसे हुआ। इनके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विद्वान आए थे उनके बारे में जाना था, जैसे इरेटोस्थेनीज जी के बारे में जाना था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में जाना था। इसके अलावा विभिन्न आंकड़ों को बताए थे कि आकाशगंगाओं की संख्या कितनी है, तारों की संख्या कितनी है, और यह भी जाना था कि किस ग्रह की खोज किसने की थी। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं हमारे सौरमंडल के बारे में। हम सबसे पहले अपने सौरमंडल के बारे में जानते हैं और ये देखते हैं कि हमारे सौरमंडल में क्या खास है जिसे हमें परीक्षा की दृष्टि से भी पता होना चाहिए और एक सामान्य व्यक्ति को नॉलेज के हिसाब से भी पता होना चाहिए। तो पहला प्रश्न ये बनता है, या फिर हम जब पढ़ना प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा में, तो हम प्रारंभ करते हैं हमारे सौरमंडल से और ये जानते हैं कि हमारे सौरमंडल का सदस्य कौन कौन है। तो सामान्य रूप से हमारे सौरमंडल में 7 सदस्य हैं, जिसमें सबसे पहला तो सूर्य आ जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का प्रधान है। इसके अलावा ग्रह आ जाएंगे, उपग्रह आ जाएंगे, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, धूलकण और गैसें। हम ग्रहों को भी जान लेते हैं, उपग्रहों को भी जान लेते हैं, लेकिन जब हम जहाँ कन्फ्यूज़न होने की बारी आती है वो आती है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंडों में, कि इनके बीच में जो छोटा छोटा अंतर है वो अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम अपने सौरमंडल के सदस्यों के नाम लिख लेते हैं, फिर इनके बारे में जो अंतर स्पष्ट करना है वो अंतर को, जो छोटे छोटे अंतर है उन्हें जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सौरमंडल के सदस्य कौन कौन हैं। हमारे सौरमंडल के सदस्य, सबसे पहला आ जाएगा सूर्य, दूसरा आ जाएगा ग्रह, तीसरा आ जाएगा उपग्रह, चौथा आ जाएगा क्षुद्र ग्रह, पांचवा आ जाएगा धूमकेतु, छठवा जाएगा उल्कापिंड, सातवां में हम धूलकण और गैसों को संयुक्त रूप से ले लेते हैं। तो हमारे सौरमंडल के ये सात जो है मुख्य रूप से सदस्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम सूर्य के बारे में अभी आगे जानेंगे, इसका पूरा परिचय जानेंगे, पूरी इसके अंदर क्या क्या है ये सब जानेंगे। ग्रहों को जानते हैं कि वे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह वे होते हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा जब हम कन्फ्यूजन की स्थिति में आते हैं तो जो छोटे छोटे अंतर होते हैं उनको स्पष्ट नहीं हो पाता है और क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु में मिक्सचर कर देते हैं। तो सबसे पहले जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है क्षुद्र ग्रह में बनती है। तो ये क्षुद्र ग्रह होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्षुद्र ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति की सीमा के बीच में होते हैं या उनके बीच में गति करते हैं। सिंपल सी बात है कि बृहस्पति हो गया और मंगल, 2 ग्रह हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन मंगल और बृहस्पति की सीमा के बीच में जो ग्रह गति करते हैं या वे खगोलीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति की सीमा के बीच में गति करते हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये हमारा मंगल है और ये जो है बृहस्पति है। इसकी सीमा के बीच में जो खगोलीय पिंड गति करते हैं या पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। चित्र को आराम से देखिए और समझ लीजिए कि मंगल और बृहस्पति के सीमा के बीच में जो खगोलीय पिंड पाए जाते हैं या गति करते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न बहुत बार बना है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो खगोलीय पिंड पाए जाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह तो हो गया। इसके बाद देख लेते हैं धूमकेतु क्या होता है।
तो धूमकेतु वे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के एक दीर्घ परवलयाकार मार्ग में गति करते हैं और कई सालों के बाद दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो हेली धूमकेतु आपने सुना होगा, टेम्पल धूमकेतु आपने सुना होगा। ये धूमकेतु जो होते हैं कई सालों के बाद दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सूर्य के एक बहुत बड़े मार्ग में गति करते हैं जो कई सालों के बाद दिखाई देते हैं। इन्हें बोलते हैं हम धूमकेतु जो कई सालों के बाद दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए हम हेली धूमकेतु का नाम याद रख लेते हैं। उसके बाद आता है उल्कापिंड। उल्कापिंड के बारे में जानने के लिए उसे भी हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। उल्कापिंड वे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी न किसी तरीके से हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। सामान्य रूप से उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की सतह तक आते आते घर्षण के कारण, वायुमंडल से घर्षण के कारण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उल्कापिंड होते हैं जो पृथ्वी की सतह से टकरा जाते हैं और ऐसी बहुत सी संरचनाएं बना देते हैं जो अभी तक हमारे पृथ्वी में मौजूद है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है महाराष्ट्र की लोनार झील। ये हो गया हमारा पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी की वायुमंडल की विभिन्न परतें जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल है। वायुमंडल को भी हम अलग से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझाने के माध्यम से, समझाने के हिसाब से बनाया हूँ। तो ये कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी न किसी माध्यम से हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं। कुछ तो पृथ्वी के वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं हमारे पृथ्वी पर टकरा जाते हैं और हमारी पृथ्वी में गड्ढा जैसे बना देते हैं और इन्हीं आकृति में विभिन्न झीलों का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर में हम सबसे यदि पास की चीज़ देखें तो महाराष्ट्र का लोनार झील जो है उल्कापिंड के टकराने से बनी संरचना है। तो उल्कापिंड के बारे में भी हो गया कि वे खगोलीय पिंड जो किसी न किसी कारण से हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि धूलकण और गैसें। धूलकण और गैसें वही हैं जिन्हें हम आम जिंदगी में देखते हैं। धूलकण जो उड़ते हैं वे हमारे पृथ्वी पर ही नहीं हमारे सौरमंडल में भी पाई जाती हैं। गैसें जिसमें सामान्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम गैस है, उसके अलावा नाइट्रोजन, जो भी अन्य गैसें हैं उनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो पहले इनके बारे में ही जान लेते हैं और क्षुद्र ग्रह धूमकेतु की सामान्य छोटी सी परिभाषा को लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में याद करने में दिक्कत ना हो। क्षुद्र ग्रह वे खगोलीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। उसके बाद आ जाता है धूमकेतु। वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के बहुत बड़े या दीर्घ परवलयाकार मार्ग में गति करते हैं और कई सालों के बाद दिखाते हैं। धूमकेतु कहलाते हैं। यदि उदाहरण यदि लिखना चाहें हम तो उदाहरण लिख लेते हैं हेली धूमकेतु और एक टेम्पल धूमकेतु। इसके अलावा आ जाता है उल्कापिंड। उल्कापिंड वे खगोलीय पिंड होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। और विभिन्न संरचना बनाते हैं।
उदाहरण के लिए लोनार झील, इसे आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अपने सौरमंडल के जनक, जिसे हम सूर्य बोलते हैं या फिर हमारी ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में विभिन्न तथ्यों को जानेंगे। तो उम्मीद है ये उतार लिया हुआ। इसके बारे में हम सूर्य को जानेंगे कि सूर्य के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सूर्य और पृथ्वी की तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो सूर्य के बारे में जान लेते हैं, जो हमारा ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। तो सबसे पहला तो फैक्ट ये आ जाएगा कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का जनक है, जो कि हम सभी को या फिर हमारी पृथ्वी कह लो, अन्य ग्रह कह लें या उपग्रह कह लें, सभी को ऊर्जा जो है सूर्य से ही मिलती है। तो हमारे सौरमंडल का जो जनक है वो सूर्य है। और हमारा पृथ्वी और यदि सूर्य के बीच का अंतर यदि हम देखें, दूरियों का अंतर, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। परंतु इसे औसत रूप से देखें तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर जो दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की है। यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, या फिर यहीं पे मैं आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न समझा देता हूँ। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि खगोलीय इकाई क्या है। तो खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। जो खगोलीय इकाई जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो यहीं पे हमने दो क्वेश्चनों को जान लिया कि खगोलीय इकाई, सबसे पहला तो जान लिया सौरमंडल का जनक, उसके बाद देखा हमने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच 14.98 किलोमीटर तो सामान्य रूप से है, लेकिन जब औसत की बात करते हैं तो 15 करोड़ किलोमीटर। ये जो 15 करोड़ और किलोमीटर है ये औसत दूरी, और यही औसत दूरी जो है क्या है? खगोलीय इकाई कहलाती है। इस प्रश्न को हमको अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद देख लेते हैं कि प्रकाश, जो सूर्य है, सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है। तो सूर्य के प्रकाश की गति सभी को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। स्पष्ट रूप से लिख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब कि इतने रफ्तार से हमारा जो सूर्य है जो रोशनी को छोड़ता है। इसके बाद देखते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक जो किरणें आती है, जो प्रकाश आता है, उसे आने में कितना टाइम लग जाता है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग आंकड़े दिए होते हैं। जैसे कहीं दिया होता है 3 मिनट 18 सेकंड, या फिर 8 मिनट या 16 सेकंड। कुछ पुस्तक में दिया होता है कि 8 मिनट 18 सेकंड, कुछ पुस्तकों में दिया होता है 8 मिनट 20 सेकंड। अब हमें तय करना है कि सही आंसर क्या है। मेरे हिसाब से तीनों आंसर सही हैं। कैसे सही हैं आइए जानते हैं। सूर्य और ये हमारा पृथ्वी के मार्ग हो गया, पृथ्वी। तो पृथ्वी ये है, पृथ्वी जब अपने मार्ग में गति करती है तो पृथ्वी कभी जो है सूर्य के पास होती है और कभी जो है पृथ्वी जो है सूर्य से दूर होती है। जब पृथ्वी पास होगी तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट 16 सेकंड। जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो कितना समय लग जाएगा? 8 मिनट
20 सेकंड। लेकिन जब औसत निकालते हैं, औसत समय, तो 8 मिनट और 18 सेकंड। आपको ही पता हो गया ना कि तीनों आंकड़े सही हैं, और कैसे सही हैं ये आपने देख लिया। तो हमें प्रश्न की जो डिमांड है उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ऑप्शन में भी ऐसा तो है नहीं कि तीनों ऑप्शन एक साथ दे देंगे, कोई ना कोई ऑप्शन मिस कर देगा और हमें सही आंसर का पता कर लेना है। इसके बाद देखते हैं, इसी के अलावा एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यदि सूर्य हमें प्रकाश देना बंद कर दे तो कितने समय के बाद पृथ्वी में अंधेरा हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इन्हीं को सेकंडों में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि मान लो उन्हें सेकंड में पूछ लिया या फिर मिनट में ही पूछ लिया तो आंसर यही होगा। जैसे कि सेकंड में पूछ लेगा तो पूछ लेगा कि कितने समय के बाद अंधेरा हो जाएगा। सेकंड में पूछना चाहे तो 300, 400, 500, 600 सेकंड। तो अब काउंट कर लीजिए, इनमें से यदि अपन सेकंड को काउंट करते हैं तो किसका मान इन चारों में से कोई एक आ जाता है। इसको देख लेते हैं। 8 × 60 बराबर 480 प्लस 20 सेकंड, तो ये हो गया 500। तो मतलब 500 सेकंड के बाद पृथ्वी में अंधेरा हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा अपना 500, कि 500 सेकंड के बाद पृथ्वी में अंधेरा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी और सूर्य की आकृतियों में क्या डिफरेंस है। तो सूर्य की जो आकृति है या फिर सूर्य का जो साइज है अपनी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ये हमें इसकी विशालता का अंदाज लगाना चाहिए कि हमारी और जो पृथ्वी की जो आकृति है इसके बीच में कितना अंतर है। ऐसे ही नहीं, सूर्य हमारी पृथ्वी जैसे कई ग्रहों को ऊर्जा दे रहा है। वो ऊर्जा इसीलिए दे पा रहा है क्योंकि उसकी आकृति भी बड़ी है, उसकी प्रॉपर्टी भी अलग है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इसकी त्रिज्या की बात करें तो सूर्य की त्रिज्या हमारी पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। सूर्य की त्रिज्या हमारी पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। ये पहले मैंने जो 2 फैक्ट बताया उन्हें लिख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में लगा समय 8 मिनट 18 सेकंड लिखूंगा मैं, आप अपने हिसाब से उसे लिख लेना। इसके बाद लिखा था कि कितने समय के बाद पृथ्वी में अंधेरा हो जाएगा। तो कितने समय के बाद, यदि इतने ही समय के बाद पृथ्वी में अंधेरा हो जाएगा। यदि सेकंड में देखें तो 500 सेकंड के बाद। दूसरा हमने देखे थे पृथ्वी की आकृति, सूर्य की आकृति या सूर्य का साइज, सूर्य का आकार पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। इन फैक्टों को आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि हम सूर्य के आकार की बात करें तो इसे और अच्छा समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल है 51.1 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें गुणा कर लो भाई 13 का, तो ये आ जाएगा सूर्य का पृष्ठीय
या सूर्य का पृष्ठ क्षेत्रफल। और सूर्य पृथ्वी की त्रिज्या से सूर्य को 109 से गुणा कर लेंगे तो सूर्य की त्रिज्या निकल जाएगी। और सूर्य के बारे में जानते हैं तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है। अब हमारे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो गया, 9.8 मीटर वर्ग 9.8 मीटर सेकेंड वर्ग प्रति सेकेंड वर्ग। उसमें यदि हम 28 का गुणा कर लें, मतलब कि कोई चीज़ यदि हमारी पृथ्वी में 1 किलो की है तो वो सूर्य में जाते ही बराबर 28 किलो का हो जाएगा। इसमें किन व्यक्तियों को फ़ायदा होगा, वे व्यक्ति जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा वज़न बढ़ जाए, तो वो सूर्य में चले जाएं। गर्मी है लेकिन क्या बात, खैर ये तो बोलने की बातें हैं, क्योंकि सूर्य में जीवन संभव नहीं है इसलिए वहाँ नहीं जा सकते। वज़न बढ़ाने के लिए यहीं पे मेहनत करो, यहीं पे कसरत करो। तो सूर्य और पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें कितना डिफरेंस है, ये जानने के लिए हमें सूर्य का और पृथ्वी का दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल मालूम होना चाहिए। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, और उसी में यदि हम 28 का गुणा कर दें तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल निकल जाएगा। इसके अलावा देखते हैं कि सूर्य का जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, हम सभी को पता भी है, और उसे समझने के लिए हमारे दिमाग में बैठाना होगा कि क्रिया आखिरकार होती क्या है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन ऊर्जा जो है मुख्य रूप से 2 ही प्रकार से बनती है, एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो जो सूर्य में जो है ऊर्जा बनती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा बनती है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम के कण आपस में संलयित होते हैं और एक बड़ा अणु बनाते हैं जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे ये हो गया हाइड्रोजन H2 और ये हो गया हीलियम। ये दोनों संलयित होके भैया एक बड़ा अणु बना लेते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। संलयन, नाभिकीय संलयन लिख देता हूँ। इस प्रकार से एक हाइड्रोजन का अणु हो जाएगा, एक हीलियम का अणु हो जाएगा, और दोनों संलयित होके हीलियम ही बनाएंगे और ऊर्जा मुक्त करेंगे। इसके साथ इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात कितना होता है। तो हाइड्रोजन जो है 3 के अनुपात में पाई जाती है और हीलियम जो है 1 के अनुपात में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम का जो अनुपात है वो 3:1 के अनुपात में मिलता है और ऊर्जा मुक्त करता है। या फिर नाभिकीय संलयन, या फिर क्वेश्चन बनता है कि सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम के कितने अनुपात में अणु संलयित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3:1 के अनुपात में जो हमारे अणु हैं वो संलयित होते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि सूर्य में जो गैस हैं हाइड्रोजन हीलियम, क्या ये पूरे 50-50 हैं या फिर 20-50 हैं, मतलब इनका परसेंटेज जान लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो है सूर्य में लगभग 70%, 71%, और 26.5% हीलियम है। %, और अन्य गैसें जो है 4.5% हैं। ये नाभिकीय संलयन से सूर्य के नाभिकीय संलयन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इन्हें भी हमें ध्यान रखना है। तो ये विभिन्न आंकड़े हैं, यहाँ पर 2.5 आएगा, 2.5।
आगे हम अब जब सूर्य के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी परतों को पढ़ते हैं कि सूर्य के कौन कौन से भाग है जो जानना चाहिए हमें उनके बारे में। तो आगे पढ़ते हैं कि सूर्य का चमकीला भाग क्या क्या है, उनमें क्या क्या खासियत है। तो सूर्य के हम सामान्य रूप से दो भागों के बारे में पढ़ते हैं, कोरोना और कोर। कोरोना के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर ये वो कोरोना नहीं है जिसे हम जानते हैं आज की दुनिया में। ये सूर्य है। सूर्य का चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। तो ये जो उसका चमकीला भाग है, मान लीजिए ये हो जाएगा कोरोना, ये इसी को बोलते हैं किरीट। और ये हो जाएगा कोर। कई परीक्षाओं में हमने देखा है कि कोरोना का तापमान पूछ लेता है। तो कोरोना का जो तापमान है वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो जान लिया कि सूर्य का चमकीला भाग फोटोस्फीयर कहलाता है या प्रकाश मंडल कहलाता है। उसमें जो बाहर की परत होती है उसे कोरोना कहते हैं, बीच की जो होती है उसे कोर कहते हैं। इसके अलावा सूर्य में दो घटनाएं और होती है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना होती है। सूर्य जो हमें प्रकाश देता है उसका कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। जब नाभिकीय संलयन होता है तो सौर ज्वालाएँ निकलती है, मतलब कि आग जैसा कुछ निकलता है। तो जहाँ पे सौर ज्वालाएँ निकलती हैं नाभिकीय संलयन के कारण, तो जहाँ से सौर ज्वालाएँ निकलती है वहाँ का जो तापमान है वो घट के कम हो जाता है। हम देखते हैं कि सौर ज्वालाएँ इस तरह से निकलती हैं कुछ। सौर ज्वालाएँ निकलती, दो घटनाएं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है नाभिकीय संलयन के कारण ज्वालाएँ उत्पन्न होती है। जब ज्वालाएँ उत्पन्न होती है, ये मान लीजिए ये ज्वाला उत्पन्न हुई, यहाँ पे ज्वाला उत्पन्न हुई, तो यहाँ का जो तापमान है वो घट के सिर्फ 1500 डिग्री रह जाता है। सौर ज्वाला सिर्फ 1500 डिग्री रह जाता है। जब यहाँ पे थोड़ा तापमान कम हो जाता है तो हमें एक स्पॉट जैसा दिखने लगता है या फिर एक कलंक जैसा दिखने लगता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सौर कलंक या फिर सन स्पॉट। ये दोनों जो है उत्क्रमणीय क्रिया के जैसे हैं या फिर चक्रीय क्रिया है, क्योंकि जब सौर ज्वालाएँ बनेगी उसके बाद सन स्पॉट बनेगा या सौर कलंक बनेगा। सौर कलंक बनने के बाद सौर ज्वालाएँ बनेगी। एक सौर ज्वाला बनने के लिए 11 वर्ष का समय लगता है और एक सौर कलंक इसके लिए भी 11 वर्ष का समय लगता है। तो ये दोनों क्रिया होने के लिए टोटल कितना समय लग जाता है? 22 वर्ष। ये दोनों चक्रीय क्रिया हैं। एक बार और समझ लेते हैं कि जब नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं, गैस के मतलब आग के भपके जैसी निकलती हैं, तो वो जब वहाँ से आग की भपके निकलती हैं, आग की लपटें निकलती हैं, तो जहाँ से आग की लपटें निकल रही हैं वहाँ का तापमान घट के सिर्फ 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। तो सौर ज्वालाएँ जब निकलती हैं तो उनको निकलने में कुल 11 वर्ष का समय लग जाता है और सौर कलंक को बनने में भी 11 वर्ष का समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सौर कलंक जो है बना रहेगा, ये 11 वर्ष के अंतराल में एक दूसरे को बदलते रहते हैं, एक दूसरे को स्थानांतरित करते रहते हैं। इसीलिए ये एक चक्रीय प्रक्रिया है और दोनों को कंप्लीट होने में कुल 22 वर्ष का समय लगता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि सौर कलंक से संबंधित ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं या फिर सौर ज्वालाओं से संबंधित ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हमारी पृथ्वी को प्रभावित करती हैं। ये चित्र से आप समझ लीजिए, इसके बाद हम लिख लेंगे।
इसके बाद एक घटना और होती है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया हमारा सूर्य। और सूर्य से क्या निकल रही हैं? सौर ज्वालाएं निकल रही हैं। सौर ज्वालाएं, ये सौर ज्वालाएं निकल रही हैं। जब ये सौर ज्वालाएं निकलती हैं तो सूर्य से जो प्रकाश आता है, वो प्रकाश की प्रकृति पूछा जाता है कि जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा है वो कैसा होता है। तो सूर्य से जो विकिरण पृथ्वी तक पहुंचते हैं वो उनकी प्रकृति होती है विद्युत चुंबकीय। जब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो एक विशेष घटना होती है। वो उस विशेष घटना को मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी की विभिन्न वायुमंडलीय परतें हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये आयन मंडल। जब यहाँ से सूर्य की जो विकिरणें हैं जो विद्युत चुंबकीय हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण, जब ये हमारे वायुमंडल के आयन मंडल में पहुंच जाता है, आयन मंडल, तो यहाँ पे जो गैसें होती हैं वो आयनों के रूप में पाई जाती है। प्लस माइनस आयन समझते हैं ना आप लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसे आयनों के रूप में पाई जाती है। तो जब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण हमारे पृथ्वी के आयन मंडल में प्रवेश करती है तो ये विद्युत चुंबकीय किरणें आयनों से क्रिया करके एक चमकदार घटना को अंजाम देती है। ये चमकदार घटना अरोरा के नाम से जानी जाती है। और ये प्रश्न बनता है कि अरोरा की घटना पृथ्वी के वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है या फिर होती है? तो आयन मंडल, पृथ्वी के आयन मंडल में अरोरा की चमकीली घटना होती है। अरोरा, ये क्या है? चमकीली घटना है। इसका कारण क्या है कि जब सूर्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल के एक भाग जो जिसे हम आयन मंडल कहते हैं उसमें प्रवेश करती है तो वह आयनों से क्रिया करके एक चमकदार घटना को अंजाम देती है। उस चमकदार घटना को हम अरोरा की घटना कहते हैं, जो कि एक चमकीली घटना है। इस अरोरा की घटना को हम सामान्य रूप से कहीं से भी नहीं देख सकते, पृथ्वी के ध्रुवों से ही इसे देखा जा सकता है। ये उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव में अरोरा की घटना को बोलते हैं अरोरा बोरोलिस और दक्षिणी ध्रुव में बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। इस चित्र के माध्यम से हम ये घटनाओं को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आज की कक्षा में हमने विभिन्न चीज़ों के बारे में जाना, सूर्य से संबंधित और भी कई चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना है। आज की क्लास में इतना काफ़ी है क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। आगे की कक्षा में हम सूर्य के बारे में और अधिक चीज़ों को जानेंगे कि सूर्य में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे पृथ्वी से संबंध रखती है और सूर्य में ऐसी क्या क्या यूनिक चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। यदि वीडियो को अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आगे ही इस तरह सारे विषयों को कंप्लीट कर सकें। आज के बाद से हमारी वीडियो निरंतर रूप से आती रहेगी। कुछ कारणों के कारण अभी एक हफ्ते से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी। आगे की कक्षा में आगे की जो वीडियो है निरंतर रूप से आती रहेगी और हम अलग अलग तरीके से
विषयों को पढ़ेंगे। अभी मैं एक शुरुआत और करने जा रहा हूँ जिसमें हम विभिन्न संगठन जैसे यूएनओ, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इनके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 5 से 10 मिनट की होगी। तो वो भी मैं आपको बीच बीच में वीडियो अपलोड करके बताता रहूँगा। तो आप सभी लोग बेल आइकन ज़रूर ऑन कर ले ताकि ये वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।